नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन में स्वागत है। चलिए, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो 12th क्लास का ज्योग्राफी का जो इस बार एग्जाम हुआ जनाब, ये एग्जाम में आप कितना स्कोर कर पाए, इस एग्जाम पेपर के ऊपर में आज पूरा का पूरा बात करने वाले हैं कि क्या इसमें जो पूछे गए एग्जाम है वो बोर्ड परीक्षा के फाइनल एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, और फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 30 के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही आज के सेशन में कराएंगे। एक भी प्रश्न ऐसा ना होगा कि जिसमें हम आपको छोड़ देंगे और कहेंगे कि जो टफ प्रश्न है उसको कर देंगे कि भैया आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसी कोई चीजें नहीं होंगे, पूरे प्रश्न को मिलाएंगे। सबसे पहले आज के वीडियो शुरू करें, इससे पहले हम देख ले सबसे पहले कि आपका जो ज्योग्राफी का स्कूल में जो मासिक एग्जाम हुआ ये पूरा का पूरा 50 अंक का हुआ। इसका पैटर्न ये कुछ रहा, 50 अंकों में से 25 अंक की बात कर ले तो ये आपका था ऑब्जेक्टिव। हालांकि 30 ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए थे, उसमें से आपको 25 ही बनाने थे। तो 30 में से जिनका अगर मान लेते हैं कि 30 नहीं बन पाया और निराश है, तो निराश होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा थे। अगर 5 नहीं बन पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 30 में से आपको 25 बनाने थे ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन वाले, इसके अलावा फिर आपके सामने थे 25 अंक की बात कर ले तो ये सब्जेक्टिव के रूप में थे। इसमें से 25 अंक में से 10 अंक जो थे वो आपके 2-2 अंक के पूछे गए हैं। 2 गुना 5 यानी 5 क्वेश्चन 2-2 अंक का, ये आपका 10 मार्क्स। और फिर इसमें आपका 15 जो बचा आपका, ये 15 अंक की बात कर ले तो इसमें के लिए आपको 3 प्रश्न बनाने थे। बाकी बहुत सारे प्रश्न थे, उसमें से 3 ही कुछ प्रश्न बनाने थे और ये एक प्रश्न आपके लिए 5 अंक का था। तो यानी कुल और कुल बात कर ले तो 15 अंक और 10 अंक, 25 अंक आपको सब्जेक्टिव और 25 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव। तो टोटल 50 के एग्जाम हुए। हाँ, अगर आपके मन में डाउट चल रहा है कि क्या इस एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसका वास्ता फाइनल एग्जाम से रहेगा कि नहीं, तो हम पहले ही कंफर्म कर दें कि बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न है पूरा का पूरा NCERT बेस्ड प्रश्न है। तो NCERT पैटर्न प्रश्न है, तो आप श्योर रहिए कि एग्जाम में भी कुछ इसी तरह के प्रश्न होने वाले हैं। तो अगर इसको भी अगर आप क्लियर करते चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के लिए आप बहुत बढ़िया। चलिए, ये हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन पेपर हमारे यहाँ ऑफलाइन के एक स्टूडेंट का है, ठीक है। एक बच्ची है जो हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ती है, और चलिए आपके साथ हम देखें कि कौन सा वो सही कर पाई है या भाई गलत कर पाई है, इससे हम पता भी कर ले कि कैसा पढ़ती है वो। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, हम यहाँ पे करें, आराम से दिख जाएगा आपको, कोई घबराने की बात नहीं है। रैटजेल के भूगोल के किस शाखा के विकास में योगदान दिया है? रैटजेल ने भूगोल के किस शाखा के विकास में अपना योगदान दिए हैं? वो भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है या चिकित्सा भूगोल? तो सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रैटजेल साहेब जो है ना सर, ये मानव भूगोल के क्या है तो जनक है। ये याद रखेंगे, मानव भूगोल के क्या है, जनक है। यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही है, ये लड़की ठीक ही लगाई, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा प्रयास करें क्वेश्चन बड़ा करने का, ताकि अच्छे से दिख पाए आप सबों को, ठीक है। बोर ना हो जाए कि भाई दिख नहीं रहा है बढ़िया से, छोड़ो हटाओ। चलिए, ये आपके सामने बड़ा प्रश्न आपको दिखेगा। चलिए, अगर हम सेकंड प्रश्नों की बात कर लेंगे तो अगला प्रश्न है कि निश्चयवाद की धारणा के अनुसार कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? निश्चयवाद की धारणा आप पढ़े ही थे कि निश्चयवाद में क्या होता है कि प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। निश्चयवाद उसी को हम नियतिवाद भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जी? ऑप्शन 1 है मानव, दूसरा है आपका तकनीक, तीसरा है आपका संस्कृति, चौथा है प्रकृति। तो देखिए, निश्चयवाद की धारणा में प्राकृतिक ही सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल सही टिक करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेकंड के बी ऑप्शन ही सही होगा, प्राकृतिक। नेचर बलवान है, नेचर के आगे मनुष्य तो सर हाथ के कठपुतली है ना, उसका मैल है। समझ बात? मनुष्य प्रकृति का दास है, गुलाम है, जो समझ लीजिए। चलिए, तीसरे प्रश्न के ऊपर में देखें तो तीसरा प्रश्न है हमारा भूगोल का
एकदम प्यारा सा प्रश्न है कि भूगोल की कौन सी शाखा प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के सह संबंधों का अध्ययन करती है। भूगोल की कौन सी ऐसी शाखा है जो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल है या फिर शहरी भूगोल है, राजनीति भूगोल या फिर जनसंख्या भूगोल। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा मानव भूगोल। ये भी हल्का टिक लगाए हैं लेकिन सही है। कई बार बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस रहता है ना तो टिक मारेगा कस के, और जब कम कॉन्फिडेंस रहता है तो धीरे करता है। चलिए, इससे प्रवृत्तियां पता चलती है। अब ये याद रखेंगे, इनका सही ही है लेकिन टिक बड़ा आस्ते लगाएं दी है। ये बिल्कुल सही है, मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल जैसे मान लो तो पर्वत है, तो ये पर्वत जो है ना ये आपका नेचर वाला चीज है, और इसमें मानव बीच में काट करके पर्वतों को और सुरंग बना दिया, रेलवे जाल बिछा दिया। तो ये जो एक्टिविटीज है ये एक याद रखेंगे मनुष्य से जुड़ी है, दोनों के बीच का जो संबंध है ये मानव भूगोल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ समझ पा रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो मेन ऑप्शन यहाँ ए भी सही करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा का आपका सही हो गया सर, ए ऑप्शन सही है। अब चौथे प्रश्न के ऊपर देखें तो चौथा आपके सामने ये प्रश्न रहा कि नव निश्चयवाद की धारणा किसने दी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। नव निश्चयवाद की धारणा किसने दिया? रैटजेल ने या फिर हम्बोल्ट ने, ब्लास ने या फिर ग्रिफिथ टेलर ने? बताइए। रैटजेल की बात कर ले, ये मानव भूगोल के जनक है। हम्बोल्ट के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इनसे बोलेगा, इनका एक प्रमुख किताब है जिसका नाम है कॉस्मॉस। याद रखेंगे, कॉस्मॉस जो है वो इन्हीं का किताब है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको कहीं नहीं जाना है, काफी चीज आपको सीखना होगा, और जो पढ़े हैं उसमें बहुत सारी चीज जोड़ देंगे तो रिवीजन के तौर पे और भी प्रश्न आपको ध्यान में लग जाएंगे। कॉस्मॉस जो किताबें हैं वो हम्बोल्ट की है, और ये ग्रिफिथ टेलर बिल्कुल सही टिक करके आए हैं। ग्रिफिथ टेलर साहब जो है हमारे, ये आपके कहाँ के हैं? तो ये हमारे अमेरिका के हैं। ये अमेरिका के भूगोल वेता हैं, याद रखेंगे, ग्रिफिथ टेलर, कि जिन्होंने न तो निश्चयवाद की अवधारणा दिया न तो संभववाद की अवधारणा दिया, ये दोनों में से एक अलग अवधारणा दिया जिसको कहते हैं नवनियतिवाद। नियो डिटरमिनिज्म इसको बोलते हैं। रुको और जाओ, समझ रहे बात? इसी को आप लोग पढ़े थे कि ट्रैफिक सिग्नल के आधार पे सिखाया गया है। ठीक है ना, माने एक अवधारणा को बताया गया है। तो 4 का यहाँ पे बिल्कुल सही सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अच्छे बना के आए हैं, लगभग टिक सही इनका जा रहा है। अब देखते हैं कौन सा प्रश्न में ये गलत टिक करके आए हैं, उस पर ज्यादा मेरा निगाह रहेगा। चलिए, 5वां प्रश्न है, आचरण भूगोल भूगोल की किस शाखा की उप शाखा है? भूगोल के अलग अलग ब्रांचेज है। ठीक है, भूगोल की शाखा है और उस शाखा के अंतर्गत भी काफी सारे उप शाखा है, तो उसमें से चूज करना है कि आचरण वाला जो भूगोल है ना वो भूगोल के किस शाखा की उप शाखा में है। जनसंख्या भूगोल, दूसरा है आपका सामाजिक भूगोल, संसाधन भूगोल या फिर शहरी भूगोल। तो बिल्कुल सही की बात कर ले, इसमें अगर देखें तो उन्होंने कोई टिक नहीं किया है। शायद इन प्रश्न में उनको डाउट होगा, ये नहीं आ रहा होगा, तो एक प्रश्न उन्होंने छोड़े हैं। देखिए, छोड़ना ज्यादा उचित होता है। जब आपके सामने 30 प्रश्न आपको दिए गए हैं और मात्र 25 ही क्वेश्चन बनाए हैं, तो वही क्वेश्चन बनाओ ना जो आपको आता है। जो नहीं आ रहा है उसके साथ छेड़छाड़ क्या करना है, उसको छोड़ ही दो, उसमें ज्यादा ठीक रहता है। चलिए, आचरण भूगोल की बात कर लें तो ये आपका जनसंख्या भूगोल से नहीं होगा, शहरी भूगोल से नहीं होगा। शहरी भूगोल, नगरीय भूगोल इस समय आएंगे। संसाधन भूगोल नहीं होंगे, आर्थिक भूगोल के दायरा में आएंगे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सामाजिक भूगोल। तो 5वां के यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सर राइट है। चलिए, छठा अगर प्रश्न की बात कर लेंगे तो 6वां प्रश्न है आपका, भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचार से प्रभावित है? कितना बढ़िया लाजवाब प्रश्न है कि मार्क्स की जो विचारधारा है ना सर, उससे संबंधित भूगोल का इसमें से कौन भाई प्रभावित करने वाले विचार है? आचरण भूगोल, मानवतावाद भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल या फिर क्रांतिकारी भूगोल? बताइए सही जवाब कौन होगा कि भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचार से प्रभावित है? तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपके सामने, बी ऑप्शन एकदम सही है। मानवता भूगोल एकदम अच्छा टिक करके आए हैं। याद रखेंगे, मार्क्स के विचारधारा पूरे के पूरे मानवता पर आधारित है। चलिए ध्यान सुनेंगे, 6 के बी ऑप्शन सही है। अब हम 7 प्रश्नों की अगर देखें तो 7 प्रश्न ये रहा कुछ आपका,
भूगोल में गणितीय तकनीकों के प्रयोग को क्या कहते हैं? भूगोल में गणितीय तकनीकों के प्रयोग को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है आपके सामने मात्रात्मक क्रांति, निश्चयवाद, संभववाद, नवनियतिवाद। बिल्कुल सही टिक लगा करके आए हैं, इसको कहते हैं मात्रात्मक क्रांति। इसके ऊपर में भी चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाए गए हैं। तो ये आपका 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर में। तो 8वां प्रश्न है सर यहाँ पे, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे भारत, एकदम राइट है। ठीक है, आप सब जानते हो सबसे ज्यादा आबादी पहले तो चीन की थी, लेकिन अब चीन को भी पीछे छोड़ करके भारत के। इसमें देखिए प्रश्न पैटर्न क्या होता है ना कि पिछले 11 के आसपास का डेटा से ही प्रश्न होते हैं तैयार। तो इसमें प्रश्न नहीं है यहाँ पे चीन, इसीलिए भारत ही हो जाएगा। हम लाख मान लेते हैं कि वर्तमान में भारत है, लेकिन प्रश्न के मुताबिक अगर चीन रहता तो सही ऑप्शन यहाँ पे चीन ही हो जाता जी। चलिए ध्यान से सुनेंगे, पैटर्न जब तक चेंज ना हो जाए तब तक आंसर की वही माना जाता है जो सिलेबस में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 8वां के ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न के ऊपर में। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर ले ताकि स्पष्ट आपको दिखे। 9वें नंबर आपके सामने प्रश्न है कि किसी स्थान की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए, किसी स्थान पे कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? अरे भैया, आप ऊपर में जनसंख्या लिख दो, जनसंख्या, और नीचे में सर क्षेत्रफल के अनुपात क्या निकल के आएगा? तो जनसंख्या घनत्व, याद रखेंगे, ये हो जाएगा सही, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। तो 9वां के सी ऑप्शन सही है। ठीक ही है, जो नहीं आया है वो छोड़े हैं, और लगभग जो बनाए हैं वो बिल्कुल एकदम राइट बना करके आए हैं। देखते हैं कि इनका प्रश्न गलत कौन होता है, क्योंकि सही तो ज्यादा हो रहा है। पढ़ते हैं तो ठीक ही है। चलिए 10वां की बात कर लेंगे, 10वें क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है? बताइए, कौन से इलाके में जनसंख्या घनत्व कम होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी उच्च तापमान वाले में बिल्कुल सही है, इधर भी जनसंख्या कम पाए जाएंगे, टेम्परेचर ज्यादा वाले इलाका में। मरुस्थलीय वाले भागों में यहाँ पे और जमीन वगैरह मरुस्थलीय है तो फिर खेती बाड़ी सारा कुछ को दिक्कत होगा, टेम्परेचर भी बने रहेंगे। अगर गर्मी होगा तो बहुत ज्यादा गर्मी, ठंडा का इलाका होगा तो मरुस्थलीय वाले इलाका में बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, इधर भी टेम्परेचर लोग कम रहेंगे, और पर्वतीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व कम रहेगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से आपका सभी। ठीक है, तो डी ऑप्शन एकदम राइट है। तो 10वां के यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है सर? सही है। ठीक है, अब बड़े हम लोग 11 नंबर प्रश्न के ऊपर में जल्दी जल्दी देखेंगे, चूंकि 30 क्वेश्चन आपको कराने हैं, वो भी सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या जमाव को आकर्षित करता है? बताइए, जो पॉपुलेशन को ना अपने और अट्रैक्ट करता है, कौन ऐसी चीज है भाई कि पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है? बताइए, बेरोजगारी करता है कि नहीं करता? ना भैया, बेरोजगारी के कारण तो लोग भागते हैं किसी जगह छोड़ करके, तो ये अट्रैक्ट नहीं करता है। चलिए, आकर्षित करने वाली जगह बताइएगा। रोजगार के अवसर, बिल्कुल सही है, जहां पे रोजगार के अच्छा अवसर रहेगा लोग वहां आना चाहते हैं। जैसे पंजाब वगैरह, लुधियाना वगैरह है, कलकत्ता वगैरह है, मुंबई वगैरह है, इन शहरों के नाम सुनते ही चेन्नई वगैरह ऐसा लगता है कि हाँ रोजगार के अवसर बड़े पड़े हैं, जाएंगे कुछ ना कुछ काम धंधा मिल ही जाएगा। तो लोग अट्रैक्ट होकर करके अलग अलग भारत के कोने कोने, राज्य के अलग अलग जिले के अलग अलग कस्बे गांव से लोग आते हैं वहां पे। तो ये याद रखेंगे, यही अट्रैक्ट करता है। तो आगे क्या पढ़े? अशांति, चलिए पढ़ देते हैं। बताओ, अशांति के कारण कोई कहीं जाना चाहता है क्या किसी जगह पे? अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अशांति हो, मारपीट का माहौल हो, तो कोई यहाँ से छोड़ के कोई आदमी यहाँ जाएगा नहीं, यही के आदमी और छोड़ के दूसरे जगह जाएगा जहाँ पे शांति हो। तो ये भी आकर्षित नहीं करती है जनसंख्या को। बाढ़ वाला क्षेत्र आकर्षित करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, बाढ़ में जाके दह के मर जाना है क्या रे? चलिए ध्यान सुनेंगे, ये 11 के यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है जनाब। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। 12 नंबर प्रश्न देखें, बिल्कुल बढ़िया सा बढ़िया प्रश्न है, एकदम समझने वाला प्रश्न है और बड़ा आराम है। जो बुक की खाली लाइन आराम से भी पढ़े होंगे तो आराम से बनाएंगे। 12 नंबर प्रश्न है कि किसी स्थान में एक विशेष समय अंतराल में कुल पैदा हुए बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में समय अंतराल, जैसे मान लेते हैं 2 समय अंतराल मान लिए, ये 2011 से लेकर के ये 2021, इसके बीच का जो डेट है, इसमें जितने बच्चे पैदा हुए उसको क्या कहेंगे? क्या प्रवास कहेंगे, जन्म दर कहेंगे, अप्रवास
कहेंगे या फिर मृत्यु दर। तो बिल्कुल सही टिक करके आए हैं, यहाँ पे देख लीजिए एकदम राइट टिक किए हैं जन्म दर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, 12 का बी। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़े हम। 13 प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है कि भाई किसी नए स्थान में जाकर बसने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं। अगर नए स्थान पे जाकर के कोई बसते हैं उसको क्या कहते हैं, निवासी कहते हैं, अप्रवासी कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं, या फिर हम पर्यटक कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूसरे स्थान पे जाकर के लोग बसेंगे उसको कहते हैं अप्रवासी। याद रखेंगे क्या कहते हैं, अप्रवासी। यहाँ पे निवासी नहीं होगा, निवासी कोई लोग सोच रहे हो, निवासी का मतलब आप जहाँ के हैं ऑलरेडी वहीं आप निवासी कर ले। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 के बी ऑप्शन सही। अब हम 14 नंबर प्रश्न को देखें, ये भी एक समझने योग्य प्रश्न है। निम्नलिखित में से कारक मृत्यु दर में गिरावट के लिए उत्तरदायी है। कारक मतलब कारण, निम्नलिखित में से कौन से कारण मृत्यु दर में गिरावट के लिए उत्तरदायी है। मृत्यु दर में गिरावट यानी मरने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, इसके क्या कारण है। महामारियों पर कंट्रोल, सही बात है, अगर महामारियों पर कंट्रोल होगी तो मरने वाले लोगों की संख्या कमेगी ही कमेगी, सही है। दूसरा बात कर लेंगे तो संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, जो भी जिससे हम लोगों को एक से दूसरे व्यक्ति में ऐसे रोग फैलते हैं, ठीक है, ऐसे रोगों के ऊपर में कंट्रोल कर लेना। और तीसरा है कि ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा आपका, सही टिक करके आए हैं 14 के, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो सारे प्रश्न लगभग टिक किए हैं, जो ठीक ही किए हैं, गलत नहीं है इनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न देखिए। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आपको पढ़ने थे सेकंड चैप्टर में, इसमें आपको बताइए प्रथम अवस्था होगा या द्वितीय अवस्था होगा, तीसरी अवस्था होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनके टिक लगाए हुए चीजों पे नहीं आपको जाना है, आपका अपना भी सोचना है, ताकि अगर मिस्टेक हो, गलती हो तो ध्यान रहे कि हाँ हम गलती किए। ये बिल्कुल सही टिक किए हैं कि पहली अवस्था में ही उच्च दर, उच्च मृत्यु दर भी होता है और उच्च जन्म दर होता है। पहले 3 अवस्था पढ़े होंगे, एक खेतीहर मान लेते हैं इलाका, एक नगरीय वाला एकदम पूरा बेल शहर बन गया जहां लोग पढ़े लिखे, हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य सारा कुछ एकदम पूरा है, और एक खेतीहर समाज है। ऐसे में लोग अशिक्षित होते हैं, बेरोजगारी होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, बाल विवाह हो जाता है, कम उम्र में ब्याह, तो यहाँ लोग जन्म भी ज्यादा लेते हैं। ठीक है, बाल विवाह वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है, कम उम्र में विवाह होता है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं ठीक से करते हैं, तो इन लोग में जन्म बहुत तेजी से होता है। लेकिन उस तरफ में खेतीहर समाज में हॉस्पिटल वगैरह इस सब का अभाव होता है, अनभक्ति चलता है, झाड़ फूक कराता है, तो लोग मरते भी हैं बहुत तेजी से। तो उच्च जन्म दर भी है और उच्च मृत्यु दर भी है, लेकिन वही यहाँ तीसरे चरण में जाके ठीक हो जाते हैं। बीच में दूसरा फेज है, बीच बीच का फेज, यहाँ पे थोड़ा सा दोनों में सुधार होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप पढ़े ही होंगे, तो पहला बिल्कुल एकदम राइट है, यहाँ पे बिल्कुल सही टिक करके आए हैं। घुमावदार टाइप के प्रश्न है लेकिन सही टिक करके आए। ठीक है, 15 का ये ऑप्शन ठीक है। चलिए अब हम बढ़े 16 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तो 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है। भारतीय जनगणना जो है वो कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं, डायरेक्ट टिक बता दे, बिल्कुल सही ये करके आए हैं। 10 साल के अंतराल में, याद रखेंगे, भारत में जनगणना होती है। सबसे पहली बार अगर जनगणना आपसे पूछा जाए तो कब होगा, 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन ये सफल जनगणना नहीं है। उसके बाद पहली बार सक्सेसफुल जनगणना की बात कर लेंगे, संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में। तब से 10 साल करके जनगणना होती आ रही है। बस ये कोविड वाला जो टाइम था ना, कोरोना के टाइम, उस समय जो जनगणना होने वाली थी वो जनगणना लेट। ठीक है, चलिए तो समझ गए होंगे 16 के बी ऑप्शन एकदम आपके क्या है सर, राइट है। अब हम बात कर लेंगे 17 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तो 17 नंबर प्रश्न है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत का कौन से राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या, बताइए सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो किसका है। ऑप्शन 1 आपका है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तरांचल और चौथा है उत्तर प्रदेश। कई बार देखिए साधारण से प्रश्न ही बच्चे गलत करके बैठ जाते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एकदम सही है। 2011 के अकॉर्डिंग सही, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे बिहार और चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल।
ये याद रखेंगे जनसंख्या, अधिक जनसंख्या को लेकर के। लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे रहेगा कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार नंबर 1 पे आ जाएगा, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ केवल जनसंख्या की बात कर रही है, तो सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। तो एक प्रश्न इनका मिस्टेक है, थोड़ा सा कभी बार आने वाला हो सकता है कि घनत्व समझ के ये मार दिए होंगे। तो अक्सर कंफ्यूजन होते हैं, हम टीचर से भी कंफ्यूजन होते हैं, तो भाई वो तो बच्चे ही हैं, ठीक है। एक प्रश्न इनका अब तक पता चला कि ये गलत टिक कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग 17 के डी ऑप्शन एकदम राइट है, ए ऑप्शन पे टिक पे आप ध्यान ना दें, ठीक है। 17 के यहाँ पे डी सही है। अब हम बड़े 18 नंबर प्रश्नों के ऊपर में एकदम बढ़िया सा प्रश्न है, चलिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। निम्न में से किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है? बताइए कौन से इलाका में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होते हैं? पर्वतीय इलाकों पे, मरुस्थलीय इलाकों पे, दलदलीय क्षेत्रों में, या फिर डेल्टाई वाले इलाका यानी क्षेत्रों में? याद रखेंगे। देखिए दलदल इलाका में, वादी मरुस्थल में और पर्वतीय इलाका में यहाँ जनसंख्या का जमावड़ा बहुत कम होगा। डेल्टा प्रदेश में जनसंख्या का जमावड़ा ज्यादा होता है। डेल्टा समझते हैं ना, जब कोई नदियां पर्वतीय वाले इलाका से, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय इलाका से जब निकल के आती है, 1 मिनट, निकल करके आएगी और काफी लंबी दूरी तय करके आती है, और ये जो है समुद्र में मिलने से पहले ये डेल्टा का जो निर्माण करती है, तो अपने साथ जितने मिट्टियां लेकर के आती है, मिट्टी हो, अवसाधु, सब जमावड़ा कर देती है, जमा देती है। ये इलाका में जो मिट्टियां पाई जाती है एकदम महीन महीन पाई जाती है, तो ये ज्यादा उपजाऊ होते हैं। जहाँ पे खेती बाड़ी खूब होता है, फसल उसल खूब अच्छा फंसा होता है, तो यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं होता है, उपजाऊ वगैरह जमीन है, तो आबादी ज्यादा होते हैं। तो ये याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। 18 के डी ऑप्शन एकदम राइट है, ये सही बनाए हैं, तो 18 के डी एकदम राइट है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर लेंगे, तो 19 नंबर प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराष्ट्र की राजधानी है? बताइए महाराष्ट्र की राजधानी कौन सा है? नागपुर है, या फिर पुणे है, मुंबई है, या फिर अहमदाबाद है? तो सही जवाब हो जाएगा कि महाराष्ट्र की जो राजधानी है, सही टिक करके आए हैं, मुंबई है। ये महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र के याद रखेंगे एक पूर्वी वाले भागों में, याद रखेंगे दूसरी राजधानी के रूप में भी जाने जाते हैं, इसको कहते हैं नागपुर, लेकिन आपको मुंबई ही टिक करने हैं, राजधानी केवल पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 19 का सी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तो 20 नंबर प्रश्न है, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है? सही जवाब बता दे, एकदम सही है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये इनको छोड़ना पसंद किए, नहीं बनाए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 25 ही प्रश्न बनाने थे, तो ये छोड़ दिए, शायद नहीं आ रहा होगा, ये कोई भी उनको प्रॉब्लम वगैरह होगा। चलिए ध्यान सुनेंगे, 25 के यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चल सॉरी 20 के ये ऑप्शन क्या है? सही है। अब हम बढ़े 21 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तो ये है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का एक घटक है? कौन एक जनसंख्या वृद्धि का घटक है जिसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन यानी कम हो सकते हैं? बताइए, कमी या वृद्धि? जन्म दर, ये भी हो सकता है। मृत्यु दर, ज्यादा मृत्यु हो जाएगा तो फिर जनसंख्या कम भी सकते हैं, ठीक है। वृद्धि का मतलब, जनसंख्या वृद्धि मतलब ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, दोनों होते हैं, केवल बढ़ना नहीं समझिएगा, और इस हिसाब से मृत्यु को छाटिएगा मत। चलिए प्रवास, ये भी होंगे। अगर कोई आदमी एक जगह से वो दूसरे जगह चले जाते हैं, तो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ की आबादी कम है, यहाँ अगर वो आके बसेंगे तो यहाँ की आबादी ऑलरेडी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं, प्रवास के कारण। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही टिक किए हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे आपके? सही। तो 21 के डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब हम देखें 22 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तो 22 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत में जन्म तथा मृत्यु दर दोनों अधिक है? बताइए, निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत में जन्म तथा मृत्यु दर दोनों अधिक है? 1901 से 1921, दूसरा है सर 1921 से 1951, तीसरा 1951 से 1981, और चौथा है 1981 से 2000 ईस्वी। फटाफट से बताइए, जल्दी से सोचिए आप कि किस अवधि में भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक था। हालांकि ये ज्यादा जन्म दर की बात कर ले 1981 के आसपास, लेकिन
बाकी सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका विस्फोटक दर से हमारे यहाँ जन्म दर बढ़ी 1951 से लेकर के 1981 के आसपास। बीच में याद रखेंगे जनसंख्या से परेशान होकर के बेचारी इंदिरा गांधी एकदम सबको नसबंदी वगैरह करके ठीक कर दी, उनकी सरकार उस समय गिरी भी थी आगे चल के। चलिए 22 होगी आपका। 23 नंबर प्रश्न एकदम आराम से बनाए होंगे, ये तो कोई भी बच्चा बना लेगा। बताइए 23 नंबर प्रश्न कि शिलांग किसकी राजधानी है? शिलांग जो है वो किसकी राजधानी है? गंगटोक की, मेघालय के, कोहिमा के या फिर गुवाहाटी के? तो आप सब जानते होंगे कि मेघालय की ही राजधानी कौन है भाई? तो शिलांग है। सही टिक किए हैं। 23 के यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न के ऊपर में। हाँ, ये प्रश्न आया, ये प्रश्न आप शायद कहीं पे आपको कम मिलाए गए होंगे, तो अगर घबराना नहीं, अगर सब में सब बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये प्रश्न आप छोड़ना पसंद किए हैं तो भी चलेगा, क्योंकि 30 में आपको 25 ही बनाने थे। ध्यान सुनेंगे, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई? बताइए 2001 में, 2003 में, 2005 में, 2007 में? कई बार प्रश्न एकदम तोड़ ममोड़ के पूछ लिए जाते हैं, जितने सिलेबस में उतने डिटेल्स नहीं रहते हैं वो भी पूछ लिए जाते। चलिए बताना है आपको। सही जवाब आपका हो जाएगा 2003 में। याद रखेंगे राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो, हालांकि मिस्टेक है, 2003 में ये चीज़ें आई और मुख्य रूप से इसकी जो शुरुआत हुई वो 2014 में हुई थी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए ध्यान से देंगे तो आपका बी ऑप्शन एकदम क्या होगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 24 के बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि आप सही करा रहे हो सर, ये गलत करा रहे हो सर। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न की अगर बात कर लेंगे तो 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जनसंख्या संगठन के घटक है? बताइए संगठन के घटक है। जनसंख्या संगठन, साक्षरता, दूसरा है लिंग अनुपात, शिक्षा और इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, साक्षरता, लिंग अनुपात, शिक्षा सब जनसंख्या संगठन है। जनसंख्या संगठन के बारे में बताए थे कि इसमें जो होते हैं कुछ खास आधारों पे अलग किए जाते हैं, और इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आते हैं। ये जनसंख्या संगठन लिखा हुआ है, मिस्टेक है, ये जनसंख्या संगठन होनी चाहिए थी, ये याद रखेंगे, संगठन। तो ये संगठन है, संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, और संगठन जो लिखे हैं हम, इसका मतलब होता है कॉम्पोजिशन। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये संगठन होना चाहिए, संगठन नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से बिल्कुल सही है आपका 25 के डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे हम देखें 26 नंबर प्रश्न। बस हम लोग ऑब्जेक्टिव अब खत्म करने पे हैं, ध्यान से देखेंगे। बेंगलुरु मैसूर औद्योगिक किस राज्य में है? आप सब जानते हैं बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। चलो डायरेक्ट मार दे, कर्नाटक सही है। ठीक है, यहाँ छोड़े हैं लोग। अगला 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? अब ये बड़ा कंफ्यूज वाले प्रश्न है। जो बच्चे ज्यादा समझदार पढ़ने वाले होते हैं अक्सर वही बच्चे ये गलत कर देते हैं। बच्चे एनसीईआरटी की बुक में क्या पढ़ते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो आबादी है वो हिंदू की आबादी भारत में सबसे ज्यादा है। इसमें आपको बड़ा डीप पढ़ना था कि ज्यादातर हिंदू किधर पाए जाएंगे, जैन किधर पश्चिम भारत में पाए जाएंगे, सबके ऊपर में पढ़ने थे आपको, दोनों की आबादी से लेकर के बहुत तरह के सिचुएशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आबादी हिंदू है, दूसरी आबादी है मुस्लिम की, तीसरी आबादी है आपका बौद्ध के। मुख्य रूप से अगर बात कर लेंगे जैन के सबसे कम, याद रखेंगे जैन के सबसे ज्यादा हिंदू के। ठीक है, बीच बीच में आपका बौद्ध से भी ज्यादा आबादी सिख धर्मों की भी है। ठीक है, ईसाई धर्मों के भी जैन से सबसे कम आबादी आपका है जैन का, सबसे ज्यादा आबादी हिंदू के। तो ये सारा कुछ लोग पढ़े रहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि भाई अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में कौन लोग हैं, तो वो टिक लगा देते हैं जैन। तो यहाँ पे ये जैन लगाए भी हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक के साथ साथ एक और बातें हैं कि बड़ा धार्मिक, याद रखेंगे। तो बड़े अल्पसंख्यक, बड़े धार्मिक की अगर बात कर लेंगे जो कम संख्या में है और बड़ा समुदाय है उनका भाई, तो ये हो जाएंगे मुस्लिम, ये याद रखेंगे। तो 27 के डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे इनका एक प्रश्न और गलत देखने को मिल गया। ठीक है, चलिए, तो 27 के डी ऑप्शन सही है, मुस्लिम। अब हम बढ़े आगे 28 नंबर प्रश्न के ऊपर में अगर देखते हैं तो 28 नंबर प्रश्न है कि मुख्य श्रमिक, सबसे पहले ये तय कर दिया है कि मुख्य श्रमिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेन वर्कर,
कहीं पे अगर अंग्रेजी वर्ड आप देखेंगे तो लिखा हुआ देखिए यहाँ पे है मेन वर्कर्स, ठीक है। मुख्य श्रमिक को न्यूनतम वर्ष में कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है, तो ये एकदम गलत करके आए हैं, सही नहीं है। मेन वर्कर को कम से कम वर्ष भर में 183 दिन कम से कम इनको रोजगार मिलने चाहिए, ठीक है। 183 दिन से अधिक दिन तक रोजगार मिले तो मेन वर्कर, और 183 दिन से अगर कम मिलता है 182 दिन 180 दिन 150 दिन तब वो कहलाएंगे सीमांत कामगार। ये याद रखेंगे, ये सारा कुछ हम बेसिक चीज है। अगर हल्का हल्का भी आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आराम से सारे प्रश्न आप कर पाएंगे। तो सही यहाँ पे आपका हो जाएगा 28 के सी ऑप्शन एकदम राइट है, बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ के सामान्य विद्यार्थियों का ये आंसर है, कोई तेज विद्यार्थियों का नहीं है। तेज विद्यार्थी का अगर रहता तो हमें उम्मीद है कि कहीं पढ़ाने के बाद हमें चीज़ें ना याद हो जाए तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चा कंफ्यूज ना हो। बड़ाई करने वाली बातें नहीं है, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, और अंग्रेजी को भी आप कहिएगा तो हम आपको कराएंगे। तेज विद्यार्थियों में से वो जितने टिक करके आए हैं ना, सारे हम टीचर से मिला लिए हैं आंसर की को, और सारे प्रश्न ठीक है। तो कहिएगा आपको मिलान में दिक्कत है तो हम उसको भी मिलवा देंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर हम करा रहे हैं तो समझिए कि ज़्यादा ठीक है। इस चैनल पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र हो कि आपको मिलान करने हैं, चीज़ें सीखने हैं। 29 प्रश्न है कि शादी के बाद महिलाओं का एक गांव से दूसरे गांव में होने वाला प्रवास किस प्रकार का प्रवास है। महिला का जब शादी होता है तो वो एक गांव से दूसरे गांव में चल जाते हैं, वो किस प्रकार का प्रवास है भाई। आंतरिक प्रवास है, इंटरनल माइग्रेशन है। दूसरा है आपका ग्रामीण प्रवास है, ग्रामीण प्रवास गांव से गांव, या फिर अस्थायी प्रवास, या इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी, याद रखेंगे। ये गलत मार्क के आए हैं, टिक लगाए हैं। ग्रामीण से ग्रामीण, गांव से गांव की प्रवास याद रखेंगे, वो अलग चीजें थी जो हम आपको सिलेबस के अंदर पढ़ाए थे। 29 के यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। लास्ट है 30 नंबर प्रश्न, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी आगे के एग्जाम के लिए भी। हुगली नदी के सहारे कौन सी उद्योग विकसित है। कपास है, जूट है, तांबा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हुगली नदी याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में जाइएगा तो हुगली नदी के किनारे किनारे काफ़ी दूर तक जो है वो 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर के बीच का, एक्यूरेट हमें याद ना हो, लेकिन 100 से 90 किलोमीटर के बीच के एकदम लंबी पट्टी हुगली नदी के किनारे किनारे ये जूट का इंडस्ट्री है। और हम आपको बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर दे तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जूट होता है वो होता है हमारा वेस्ट बंगाल, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल। आप जब बिहार का मैप बनाइएगा आप, अगर हमें तो नहीं है ध्यान, शायद अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर ना भी आता है तो सर घबराने की कोई बात नहीं है। आप बिहार का अगर बेसिकली हम आपको मैप बना करके दिखाएं तो इधर पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल लग जाता है, ठीक है। और इधर अगर बात कर ले तो ये जो बिहार का जो ये जिला है, यहाँ पे पूरब साइड कॉर्नर में और सबसे पूर्वी जिला के नाम, सबसे पूरब वाला भाग है जिला, इसको कहते हैं किशनगंज, याद रखेंगे क्या है किशनगंज। और किशनगंज के नीचे की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सर, ये हमारा पूर्णिया जिला है, और जस्ट पूर्णिया के नीचे कटिहार, ये याद रखेंगे, कटिहार है, किशनगंज है, ये सारे जिलाएं पश्चिम बंगाल से इधर लग जाएंगे, ठीक है। कटिहार के जस्ट नीचे की अगर हम बात कर लें तो ये आपका भागलपुर आ जाएगा, और भागलपुर के नीचे की बात कर लेंगे तो ये आपका बांका आ जाएगा, ठीक है। तो बांका, भागलपुर, कटिहार और ये आपका किशनगंज, ये सारा इलाका जो है वो आपका किधर पड़ता है सर, तो वेस्ट बंगाल से। और ये पूर्णिया का जो भाग इधर हम कटें तो ये पूर्णिया का भी इलाका वेस्ट बंगाल से लगता है, पश्चिम बंगाल से। तो आप ऐसे भी तय कर सकते हैं कि इधर वेस्ट बंगाल जो है ना वो जूट के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है, और ये वेस्ट बंगाल से सट जाता है पूर्णिया का इलाका। तो सबसे ज्यादा भारत में जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में होता है, और दूसरा रैंक आता है भारत में बिहार का। और अगर कोई कहे कि बिहार में भी सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहां सर, तो पूर्णिया का इलाका, याद रखेंगे किसका इलाका, पूर्णिया। तो ये आपको हम एक छोटी सी समझ देते हुए आपके 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो थे इस बार मासिक प्रश्न में, मासिक वाले एग्जाम जो थे क्वेश्चन पेपर उसमें पूछे गए, ये आपको करा दिए, बिल्कुल सही है। आप आराम से मिला लेंगे और इन प्रश्नों को ध्यान से देख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।
अभी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, जहां पे सबसे बड़ी बात है हम आपको बता दें कि हमने ज्योग्राफी का जो पीडीएफ वगैरह दिए हैं तो उसमें से सारे प्रश्न उसी का प्रश्न है, बाहर का कुछ प्रश्न नहीं है। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो कभी भी आप नहीं भी क्लास किए हैं, नहीं करना चाहते, टाइम कम है, तो कुछ नहीं, आपको 51 रुपये की राशि दे करके एक चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आपको हम एक पीडीएफ दे देंगे, जिसको मार्केट में जा करके और माइक्रो करा करके 10-20 रुपये में आपको वो निकल जाएंगे, 20-30 पेज के होंगे और आराम से 2-2, 3-3 पेज कर करके देख लीजिएगा तो आपको ओवरऑल नहीं छूटेगा, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर है। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8825376551, ये मेरा व्हाट्सएप भी है, ये कॉल भी है और इसी से हमारा फोन पे का अकाउंट होता है, तो इसी पे फोन पे आपको 51 रुपये पेमेंट करने हैं, आपको अपना सब्जेक्ट लिख के व्हाट्सएप पे भेजने हैं और आपको पीडीएफ, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सारा कुछ दिया जाएगा। वीडियो देखने हैं तो देख भी सकते हैं, नॉलेज ज़्यादा होगा और समय आपके पास कम है तो पीडीएफ से ही आप याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न उसी में डील है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, याद होगा 2 समय बिंदुओं के बीच के अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी 2001 बिंदु ले लिए, 2011 दूसरा बिंदु ले लिए, 2021, दोनों के समय में जो जनसंख्या का वृद्धि हुआ तो उस वृद्धि को ही कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। सारा कुछ वहां पे डिफाइन है, आप याद रख सकते हैं छोटे छोटे एकदम परिभाषा के रूप में, ठीक है। आर्थिक भूगोल की 2 उपशाखाएं के नाम बताइए। आर्थिक भूगोल में हम आपको बताए थे कि भूगोल की ऐसी उपशाखा है आर्थिक भूगोल जिससे धन वन की बात चलती है, तो ये आपका परिवहन भूगोल आ जाएगा, कृषि भूगोल आ जाएगा, सब आर्थिक भूगोल में सारा कुछ डीप है। वहां पे कहिएगा तो हम इस पे या तो आंसर के लिए बना देंगे। हमें लग रहा है कि पीडीएफ ले लीजिएगा तो हर बार के एग्जाम के लिए नदार आप फाइनल एग्जाम हो और अगले बार भी आपके मासिक एग्जाम लिए जाएंगे, वहां पे भी सारे प्रश्न बन जाएंगे, ये फाइनल देंगे वहां पे भी बन जाएंगे, ठीक है। बाकी कहिए सब हल्के हल्के प्रश्न है, संभववाद की अवधारणा वगैरह आप लोग पढ़े होंगे। संभववाद शब्द जो है वो लुसियन फैब्रे देते हैं और ये फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। और संभववाद की अगर हम अवधारणा की अगर बात कर ले तो ये याद रखेंगे पॉल विडाल डिला ब्लास दिए हैं। इसमें मानव को श्रेष्ठ बताया गया है और प्रकृति को जो है वो श्रेष्ठ नहीं, प्रकृति को मनुष्य का दास बनाया, उल्टा है नियतिवाद से। सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए गए, ठीक है। तो चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इसीलिए हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम सारे का आंसर ऐसे डिस्कस कर देंगे, जैसे अगर हल्का भी आप पढ़े होंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, ये सारे प्रश्न हल्के हल्के प्रश्न है, कोई भारी नहीं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 2, 4, 5 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें बनाने कितने थे, मात्र 3 बनाने, तो 2 छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के कुछ अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।